हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग इस ठंड में। तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोग ठंड में अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना रेलवे टेक्नीशियन स्पेशल साइंस का सेट नंबर 17। और यह भी जो सेट है यह प्रीवियस ईयर सीरीज है। तो आइए हम आपके बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपना सेट नंबर 17 का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? सरसों, पपीता, खीरा या तरबूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसों एक द्विलिंगी पुष्प है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ कि सरसों एक द्विलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल है। जब पुष्प में जब फूल जो होता है उसमें महिला और पुरुष दोनों के प्रजनन अंग होते हैं तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। यानी मेल और फीमेल दोनों का अंग होता है तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। इसमें पुंकेसर पुरुष का प्रजनन अंग है और स्त्री केसर मादा का प्रजनन भाग है। इसमें दोनों शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला डैश ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में कौन सा वो भाग है या पार्ट है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करने में सक्षम है। 3 नंबर देखिएगा, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण का विकास होता है। उस अंग को क्या कहते हैं जहां पर भ्रूण का विकास होता है? तो उसे गर्भाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और जो भ्रूण का जहां पर निषेचन होता है उसे फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब में भ्रूण का निषेचन होता है और विकास गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु त्रिकोरिकी नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन त्रिकोरिकी नहीं है? तो जेलीफिश एक त्रिकोरिकी का एग्जाम्पल नहीं है। आगे है कुछ इसमें पॉइंट दिया गया है कि जेलीफिश साइफोजोआ संघ से संबंधित है और ऐसे प्राणी जिनके विकासशील भ्रूण पर तृतीय जनन स्तर यानी मीजोडर्म होता है उसे त्रिकोरिकी प्राणी कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिससे अम्ल, क्षार, लवण और जल बनने के लिए अभिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। और उदासीन का पीएच वैल्यू 7 होता है। पीएच मान 7 होता है। अगला है 6 नंबर, सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या मिलाना चाहिए? तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में सांद्र अम्ल को मिलाया जाता है। इसको ध्यान रखना आपको कि पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, न कि अम्ल को पानी में। जब भी हम एक पानी का पूरा कंटेनर होता है उसमें अम्ल को बूंद बूंद कर थोड़ा थोड़ा इसमें अम्ल को डाला जाता है। अगर आप किसी अम्ल को पूरे एक बर्तन में अम्ल भरा हुआ है और जब आप इसमें पानी डाल देंगे तो यह विस्फोट हो जाएगा, अम्ल बाहर निकलेगा और आपका बॉडी भी जल सकता है। इसीलिए पानी में अम्ल को बूंद बूंद कर डाला जाता है। 7 नंबर है, इथेनॉल को विगुणित किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो इसको पानी के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए विगुणित किया जाता है। 7 का ये सही है। और ये सभी प्रश्न आपका 2018 के एएलपी और टेक्नीशियन का प्रश्न है। तो इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से पूछा गया है। और आपको एक चीज और बता दें कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, वह बुक से डायरेक्ट उठाया गया है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। 8 नंबर है कि निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? उच्च टेम्परेचर के साथ भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, वह है चांदी। चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब ऐसा धातु है जो हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए 8 का 3 सही है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 म्यू है तो 16 ग्राम सल्फर में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 16 ग्राम सल्फर में मोलों की संख्या 0.5 मोल हो जाएगा। 9 का 1 नंबर सही है। देखिए सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है तो उसको नीचे लिख देना और जो भी जितना भी ग्राम बोलेगा उसको ऊपर लिख देना है। बस यही तरीका होता है निकालने का। आगे 10 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में अक्रिय गैस होता है? तो समूह 18 में जो भी गैस होता है वह अक्रिय गैस होता है, जैसे कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब अक्रिय गैस है। और समूह 17 में हाइड्रोजन समूह कहते हैं। अगला है 11 नंबर, बाएं से दाएं बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? यानी बाएं से दाएं बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं, हीलियम और फिर हाइड्रोजन, ये गलत है। हीलियम इधर होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे बाएं होता है।
तो यह गलत है। सोडियम और निकेल, सॉरी यहाँ पर सोडियम और नियोन दिया गया है तो यह भी गलत है, क्योंकि ये दोनों एक समूह में नहीं होता है। आगे बेरियम और बोरॉन, तो ये 3 नंबर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 सही है। अगला है 12 नंबर, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होता है? पानी के 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 अणु मौजूद होता है, तो 12 का 4 सही है। 13 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक निकाय की विरामावस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति को परावर्तित करती है या परावर्तित करने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बल कहा जाता है, इसको बल कहा जाता है। 14 नंबर है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपको हम एक चीज से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यह एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस है, ये फिर आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब भी सेम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। और यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए, आपको हम बताते हैं कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे, यहाँ पर अनंत है, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से चलता है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तब यह वस्तु यहाँ पर बनेगा और इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तब वस्तु प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। फिर इसके बाद जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा तब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा, इससे बड़ा। और जब वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा तब इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा। तो मतलब प्रतिबिंब इधर है, सॉरी वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब इधर की ओर बनेगा। तो इसको एक तरह से देख लीजिए, आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल होता है, तो दोनों का सेम होता है। 15 का 2 नंबर हो जाएगा। अगर बात करें कि बल का इकाई न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन है। घनत्व बराबर घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा इसका मात्रक, और शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। आगे 16 नंबर, एक परिपथ में 2 कूलम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट हो तो किया गया कार्य की मात्रा क्या होगा? तो इसको जो कार्य की मात्रा 10 जूल हो जाएगा। कार्य बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर, यानी 5 गुना 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 20 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर में जुड़ा हुआ है और यह संयोजन 10 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले देख लीजिए कि 2 गो है, यह 2 गो समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, वह इस तरह से है। ये 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया, फिर एक प्रतिरोध को यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका 20 ओम है रेजिस्टेंस और यहाँ पे 10 ओम है। तो श्रेणी जब समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो उसको इस तरह से प्रतिरोध निकालते हैं कि 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका जो है प्रतिरोध दोनों का 10 आ जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध। जब इसको जब निकालिएगा जोड़ करके तो यहाँ पर दोनों फिर समानांतर में हो जाता है, तो यहाँ पर आपका 20 ओम प्रतिरोध का मान आ जाएगा। ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा। विद्युत में प्रतीक R किसे प्रदर्शित करता है? जो R होता है वह प्रतिरोध को दर्शाता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इसको ओम को इस तरह से दिखाया जाता है। आगे 19 नंबर कि पाचन के अंत में मुक्त होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो हमारे शरीर में पाचन के अंत में जो ऊर्जा मुक्त होता है उसे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। 19 का 3 सही है। आगे 20 नंबर, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें क्लोरीन गैस मुक्त होता है, तो 20 का 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन चारों ऑप्शन में से कौन गलत है? तो इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है, जो गलत है। अगला 23 नंबर, संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यही इसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो 23 का 4 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन है? तो सबसे बड़े आकार का परमाणु हो जाएगा एल्युमिनियम। 2 नंबर सही है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में
न्यूट्रॉनों की संख्या 196 है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जब द्रव्यमान संख्या दिया गया है तो न्यूट्रॉन संख्या को इसमें से अगर घटा देंगे तब आपका परमाणु संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका परमाणु संख्या 102 आ जाएगा। 25 का 2 नंबर सही है, सॉरी 3 नंबर 102। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 17 समाप्त होता है। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।